गैस की तुलना में क्या होता है, हमेशा ही ज्यादा होता है। ठोसवां घनत्व क्या होता है, द्रव व गैस की तुलना में ज्यादा होता है। उसके बाद में है विसरण यानी फैलने का गुण। तो द्रव और गैस की तुलना में ठोस कम फैलते हैं। यानी आप देखते हो कि एक अपने पास बड़ा सा रूम है, उस रूम में आपने एक जगह जो है वो एक परफ्यूम की बोतल आपने खोली, तो परफ्यूम कुछ समय बाद पूरे रूम के अंदर फैल जाएगा। अगर आपने मान लो कोई थोड़ी सी कोई गैस अगर किसी कमरे में छोड़ी, तो वो गैस कुछ समय बाद पूरे कमरे में फैल जाती है। इस गुण को विसरण का गुण कहते हैं। ये गुण जो है वो ठोसों में नहीं पाया जाता, यानी द्रव व गैस में विसरण का गुण पाया जाता है, ठोसों में विसरण का गुण जो है वो नहीं पाया जाता। और अपना जो अंतिम है वो है गर्म करने पर द्रव में बदलते हैं। ठोस को जब आप गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। और जिस ताप पर ठोस द्रव में बदलता है उस ताप को हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, एमपी कहते हैं। ठोसों के एक अन्य प्रकार में अपने पास जो है वो है धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस क्या होते हैं, धात्विक ठोस वास्तव में धातु के जो आयन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के समुद्र के अंदर व्यवस्थित होते हैं। यानी धातु के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का एक बहुत बड़ा महासागर होता है। उस इलेक्ट्रॉनों के महासागर में आयन्स जो है वो धातु के व्यवस्थित होते हैं। तो ये जो बड़े जो गोले इसके अंदर है, मान लीजिए ये एक धातु की प्लेट है। इस धातु की प्लेट के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इन आयनों के द्वारा त्याग दिए गए, और प्रत्येक आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स त्यागने के कारण इस पूरी प्लेट में इलेक्ट्रॉनों का एक समुद्र बन गया। उस समुद्र के अंदर जो है ये आयन स्थित रहते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धातु जो है, धातु के जो ठोस है वो क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। तो जब हमें इस धातु की प्लेट पर अगर सेल लगाए तो आप देखोगे क्या होगा, विद्युत धारा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर प्रवाहित होगी। ये धनात्मक सिरा है, ये ऋण सिरा है, तो विद्युत धारा यहाँ से जो है वो इस तरफ प्रवाहित होगी। और जब विद्युत धारा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होगी तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह विपरीत दिशा में होगा। विद्युत धारा इधर प्रवाहित हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हो रहे हैं, इस दिशा से जो है वो इधर प्रवाहित हो रहे हैं। तो धातुओं का चालकता का जो गुण है वो इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। और जो अधात्विक जो ठोस होते हैं उनके अंदर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाते। तो आपके पाठ्यक्रम में धात्विक ठोसों के बारे में इतनी जानकारी है और ज़्यादा नहीं है। अब अपने पास जो अंतिम जो बिंदु बचा है वो बचा है सहसंयोजक बंध वाले ठोस, तो उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक है वो शार्प नहीं होता। पहले वो नरम होते हैं, गर्म करने पर पहले नरम होते हैं, फिर वो जो द्रव में परिवर्तित होते हैं। तो इस प्रकार से क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में जो है वो अंतर हम जो है यहाँ पे सारणी में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि निश्चित ज्यामिति जो है वो आकार इनका होता है पहली बात, और जो अक्रिस्टलीय जो ठोस है उनका अनिश्चित आकार होता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इन्हें मोर्फस और इन्हें अमोर्फस कहते हैं। और कण जो है वो दीर्घ क्षेत्र तक व्यवस्थित होते हैं। यानी क्रिस्टलीय ठोसों की एक खास बात होती है कि क्रिस्टलीय ठोस के जो कण है, जो कण जो निश्चित होते हैं वो लंबे प्रास तक उनकी स्ट्रक्चर समान रहती है, बराबर रहती है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, जो कणों की जो व्यवस्था होती है वो लघु प्रासी होती है। लघु प्रासी का मतलब होता है वो बहुत ही थोड़े से क्षेत्र तक उनके जो कण है वो व्यवस्थित होते हैं, उसके बाद में उनके कणों में अव्यवस्था हो जाती है। जबकि यहाँ पे आप देखोगे कि क्रिस्टल में जो है वो व्यवस्थित होते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ प्रास वाले जो है पदार्थ कहते हैं, और ये जो है वो लघु प्रासी ठोस होते हैं, ये अंतर है। और इनका गलनांक मैंने बताया था, इनका गलनांक तीक्ष्ण होता है। इनका जो गलनांक है वो पहले नरम होते हैं, बाद में जो पिघलते हैं। अब इसमें मुख्य जो गुण है वो क्रिस्टल का है विषमदेशिकता, और अक्रिस्टलीय जो ठोस है वो होते हैं समदेशिक। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है, विषमदेशिक और समदेशिक।
इसके लिए यहाँ पे आप ये चित्र देखिए, इस चित्र के द्वारा ये बात समझ में आएगी। मैंने यहाँ पे एक क्रिस्टल का जो है वो चित्र बनाया है। इस क्रिस्टल में दो प्रकार के परमाणु है, एक तो ये बड़े शून्य वाले आप देख रहे हो, एक तो ये परमाणु इसमें व्यवस्थित है इस क्रिस्टल में, और दूसरे इस क्रिस्टल में ये छोटे वाले परमाणु जो है वो व्यवस्थित है यहाँ पे। तो आप अगर इस क्रिस्टल को अगर इस दिशा से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे आप देखो आपको नियमित व्यवस्था दिखाई देगी। यहाँ पे ये दो छोटे छोटे आप कण देख रहे हो, इधर छोटा है इधर छोटा है, लेकिन जब आप इस दिशा में देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, विषम देशिकता, यानी दिशा के अनुसार जो है वो इनके गुण बदल जाते हैं। यहाँ पे अगर आप इस तरफ देखोगे तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि इधर तो दोनों छोटे छोटे हैं, फिर एक छोटा है एक बड़ा है, यहाँ पे एक छोटा है एक बड़ा है, छोटा है बड़ा है। तो इस प्रकार से दिशा बदलने पर इसमें परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं का प्रकार बदल जाता है। इस प्रकार के ठोसों को हम क्या कहते हैं, विषम देशिक प्रकृति के ठोस। तो जो क्रिस्टल होते हैं वो क्या होते हैं, विषम देशिक प्रकृति के ठोस होते हैं। और इस प्रकार के ठोसों के भौतिक गुण जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं। किसी भी क्रिस्टल के अगर हम भौतिक गुण देखें, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग स्थानों पर अगर हम देखें तो उसका अपवर्तनांक है, या फिर विद्युत प्रतिरोधकता है, तापीय चालकता है और यांत्रिक सामर्थ्य है। इस प्रकार के जो भौतिक जो गुण है वो इन क्रिस्टलों के परिवर्तित हो जाते हैं। उसके परिवर्तन का जो कारण है वो है विषम देशिक प्रवृत्ति, यानी अलग अलग दिशाओं से क्रिस्टल को देखने पर वो अलग अलग संरचना में दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो बड़ा शून्य है वो अलग प्रकार का परमाणु है, ये जो छोटा जो बिंदु है वो अलग प्रकार का परमाणु है। और अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, समदेशिक प्रकृति के होते हैं, यानी उनको किसी भी दिशा से देखो उनकी संरचना जो है वो अपने को समान दिखाई देती है। यहाँ पे जो क्रिस्टलीय ठोस है वो वास्तविक ठोस होते हैं, और ये आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव होते हैं। अतिशीतित द्रव्य क्या होता है, ऐसे जो द्रव्य है वो बहुत धीरे धीरे प्रवाहित होते हैं। आप पुरानी बिल्डिंगों के अगर कांच को अगर आप देखोगे तो वो कांच जो पुरानी बिल्डिंगों में जो कांच जो लगे हुए हैं, जो खिड़कियों में जो कांच लगे हुए हैं वो यहाँ से नीचे की साइड से थोड़े मोटे होते हैं। उसके मोटे होने का कारण ये होता है कि ये जो कांच है वो धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बहकर नीचे आ जाता है। कांच जो है वो लगातार बहता है। किसी भी खिड़की में किसी भी दरवाजे में अगर कांच लगाए तो वो कांच धीरे धीरे बहते हुए यहाँ पे आ जाता है, तो नीचे की साइड से कांच जो मोटा हो जाता है, यहाँ से पतला हो जाता है। इस प्रकार के गुण को हम जो है वो अतिशीतित द्रव का गुण कहते हैं। तो कांच जो है वो क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है और उसमें अतिशीतित द्रव का गुण पाया जाता है, उसे हमें सुपर कूल्ड कहते हैं। यानी उसमें जो है वो बहुत ही धीरे धीरे बहने का गुण होता है। यहाँ पे आप देखोगे इसके उदाहरण NaCl है, Na2SO4 है, KCl है, MgCl2 है और K2SO4 है। ये जो है वो क्रिस्टल के उदाहरण है। अक्रिस्टलीय पदार्थों के उदाहरण में रबड़ है, प्लास्टिक है, कांच है। ये जो सारे जो पदार्थ है, कांच, रबड़, प्लास्टिक, ये अक्रिस्टलीय ठोस है। और NaCl है, Na2SO4 है, KCl है, MgCl2 है। इस प्रकार की जो ठोस है वो क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। तो इस प्रकार से आप क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर के आधार पर इन दोनों को आप याद रख सकते हो। हमने क्रिस्टल के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है और अभी हम क्रिस्टल के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो क्रिस्टल आप जानते हो जैसा कि क्रिस्टल में क्या होता है, कणों की एक नियमित संरचना होती है, कणों की एक नियमित व्यवस्था होती है। उसके लिए मैं आपके लिए एक मॉडल लाया हूँ, ये देखिए क्रिस्टल। इस क्रिस्टल में क्या है कि ये यहाँ पे एक बॉडी मैंने बनाई है, ये आप बॉडी देख रहे हो। तो इस क्रिस्टल में यहाँ पे एक कण स्थित है, इस कोने में एक कण यहाँ पे, एक कण यहाँ पे, एक कण यहाँ पे। इस प्रकार की उस क्रिस्टल में अनंत व्यवस्थाएं होती है। यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी व्यवस्था है, अनंत व्यवस्था होती है। यहाँ पे एक परमाणु यहाँ है, एक परमाणु यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इसी प्रकार से इसके इस तरफ भी एक एक परमाणु है, यहाँ। अब इधर देखोगे तो भी एक एक परमाणु है, एक परमाणु यहाँ, यहाँ। तो इस प्रकार से क्रिस्टल में क्या होता है, परमाणुओं की एक नियमित व्यवस्था होती है, वो अनंत तक चलती है।
देखो मैं यहाँ पे आपको बना के बताता हूँ, इधर देखिए, ये हमारे पास एक क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण करते हैं हम। ये मान लीजिए एक बड़ा क्रिस्टल है। इस बड़े क्रिस्टल के अंदर कुछ छोटी छोटी संरचनाएं हो, जैसे ये देखिए, तो इस प्रकार की उसमें अनंत संरचनाएं होती है। उन संरचनाओं में एक ऐसी संरचना होती है जो अपने आप को बार बार रिपीट करती है। उस संरचना को हम कहते हैं इकाई कोशिका या यूनिट सेल। देखिए यहाँ पे, ये आप देख रहे हो, ये मान लीजिए अनंत क्रिस्टल है। तो इस क्रिस्टल में ये जो आप डिबिया देख रहे हो, ये डिबिया अपने आप को रिपीट कर रही है। यहाँ पे भी है, इधर भी है, इधर भी लगी है, इधर भी लगी है। मान लीजिए अगर क्रिस्टल थोड़ा बड़ा है, मान लीजिए क्रिस्टल ऐसे है, तो आप देख रहे हो कि कहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे लगी हुई है, इधर 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 पीछे की तरफ। तो ये जो एक जो बॉक्स है वो क्या हो गया, वो हो गया इकाई कोशिका। यानी बड़े क्रिस्टल के अंदर सूक्ष्मतम छोटी से छोटी वह इकाई जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है, उस इकाई को हम कहते हैं इकाई कोशिका या यूनिट सेल, उसे हम कहते हैं। अब यूनिट सेल के पैरामीटर क्या क्या है, यूनिट सेल का मापतोल कैसे करते हैं, तो उसके दो पैरामीटर हैं। एक तो उसकी जो किनारे हैं वो, और एक किनारों के बीच बनने वाले कोण, तो उसकी दो पैरामीटर है। यहाँ पे पहली तो विमाई यानी ABC, यहाँ पे जैसे इकाई कोशिका का मैंने चित्र बनाया है, तो इसमें आप देख रहे हो कि इसके अंदर ये जो किनारा है उस किनारे को A नाम दिया है। इधर ये जो आप किनारा देख रहे हो इस किनारे को B नाम दिया है, और ये एक तीसरा किनारा जो है उसका नाम जो है वो C दिया है। क्रिस्टल में जो परमाणु जो है वो त्रिविम में व्यवस्थित होते हैं, 3 डायमेंशन में व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ पे 3 डायमेंशन भी दिया हुआ है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। तो 3 जो है वो इसके एक्सिस दिए गए, और 3 जो है वो कोण है, अल्फा बीटा और गामा। यहाँ पे ए जो रेखा है, ए जो किनारा है, उसके सामने जो कोण है वो है अल्फा कोण। ये ए है, इसके सामने का जो कोण है वो है अल्फा कोण। ये जो बी जो किनारा है, ये आप देख रहे हो, इस बी किनारे के जो सामने जो कोण है वो है बीटा कोण, और ये जो सी जो किनारा है, ये जो सी है, उसके सामने जो कोण है वो है आपका गामा कोण। अब हम ये समझेंगे कि ये जो इकाई कोशिका है वो कितने प्रकार की होती है। तो इकाई कोशिका को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होती है मूल मात्रक कोशिका, और दूसरा होती है केंद्र कोशिका। यानी एक तो होती है मूल मात्रक कोशिका और एक होती है केंद्रित मात्रक कोशिका। और इनके आधार पर कोशिकाएं 4 प्रकार की होती है। मूल मात्रक कोशिका होती है, फलक केंद्रित मात्रक कोशिका होती है, काय केंद्रित मात्रक कोशिका होती है, और अन्य केंद्रित कोशिका होती है। तो ये कोशिकाएं मैं आपको बताऊंगा, आप समझेंगे ये कोशिकाएं किस प्रकार की होती है। चलो हम इसी चित्र में जो है वो पहली कोशिका समझते हैं, मूल मात्रक कोशिका या आद्य कोशिका। इस कोशिका में क्या होता है, इसके जो कोने हैं, इस कोनों के अंदर जो है वो परमाणु स्थित होते हैं। इस प्रकार की जो कोशिका है उस कोशिका को हमें मूल मात्रक कोशिका कहते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और सही तरीके से बना देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे एक परमाणु जो है वो बनाया है, एक परमाणु यहाँ पे है, एक परमाणु यहाँ पे है, और एक परमाणु यहाँ पे है। इसमें एक परमाणु यहाँ पे जो है बनाया हुआ है, एक परमाणु यहाँ पे बनाया हुआ है, एक परमाणु यहाँ पे बनाया है। तो इस कोशिका को हम क्या कहेंगे, मूल मात्रक कोशिका कहेंगे। अब उसके बाद में उसका जो दूसरा प्रकार है वो है फलक केंद्रित मात्रक कोशिका। तो फलक केंद्रित मात्रक कोशिका कौन सी होती है,
ऐसी कोष्टिका जिसके अंदर मूल मात्र कोष्टिका वाले तो गुण है ही, यानी उसके किनारे के ऊपर तो परमाणु स्थित है ही, लेकिन उसके फलक के ऊपर एक एक परमाणु और है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जैसे एक यहाँ पे है इस फलक पे, और एक इस पे है 2, ये सामने वाली पे है 3, ये इधर वाली पे है 4, और ये 5, और एक ये पीछे वाली पर 6। तो आप देखते हो किसी भी घन या घनाभ की कितनी साइड होती है? 6 साइड। तो 6 साइड के केंद्र में अगर कोई परमाणु स्थित है तो उस कोष्टिका को हम कहते हैं फलक केंद्रित मात्रिक कोष्टिका। अब उसके बाद में अपना तीसरा जो बिंदु है वो है काय केंद्रित मात्रिक कोष्टिका। तो काय केंद्रित मात्रिक कोष्टिका कौन सी होती है? ऐसी कोष्टिका का चित्र मैं यहाँ पे आपको बना के जो है वो बताता हूँ। तो ये काय केंद्रित मात्रिक कोष्टिका कौन सी होती है उसका चित्र यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे मैं एक कोष्टिका बनाता हूँ, ये मैंने क्रिस्टल की एक मूल कोष्टिका का जो है वो निर्माण यहाँ पे मैंने किया है। ये मूल कोष्टिका है। ये कौन सी है? ये मूल मात्रिक कोष्टिका है। और अपने को कौन सी देखनी है? अपने को देखनी है काय केंद्रित। तो इसमें एक इसके ठीक बीच में एक परमाणु और स्थित होता है। ऐसी कोष्टिका को हम कहते हैं काय केंद्रित कोष्टिका। उसके बाद में बची अन्य केंद्रित कोष्टिका। तो अन्य केंद्रित कोष्टिका कौन सी होती है उसको हम इस चित्र के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे मूल मात्रिक कोष्टिका है, और इस मूल मात्रिक कोष्टिका में अगर अल्टरनेट तरीके से कोई परमाणु स्थित हो तो उसे हम कौन सी कोष्टिका कहेंगे? उसे हम कहेंगे अन्य केंद्रित कोष्टिका। अब अल्टरनेट कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्थित है, फिर इस फलक पर स्थित नहीं है और यहाँ पे स्थित है, फिर इस फलक पर नहीं है, यहाँ पे स्थित है, या अगर आगे स्थित है इस पे नहीं पीछे वाले पर स्थित है, तो इस प्रकार की जो कोष्टिका है उसे हम कहते हैं अन्य केंद्रित कोष्टिका। अब आपके परीक्षा में बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, उन न्यूमेरिकलों में आपसे परमाणुओं की संख्या पूछी जाती है, एक प्रतिशत पूछा जाता है, वो सब जो है वो अब हम चर्चा करते हैं। ये हमारी मूल मात्रिक कोष्टिका है। ये मूल मात्रिक कोष्टिका है। ये इसमें एक परमाणु स्थित है, यहाँ पे परमाणु स्थित है, यहाँ पे परमाणु स्थित है, यहाँ पे भी स्थित है, यहाँ पे भी स्थित है, और यहाँ पे भी स्थित है, और यहाँ पे भी स्थित है, और एक यहाँ पे। अब अपने को यह समझना है कि ये जो कोनों पर जो परमाणु स्थित है उन परमाणुओं का इस एक कोष्टिका के निर्माण में योगदान कितना है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो योगदान को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये देखिए एक क्रिस्टल है मेरे पास, अब देख रहे हो एक क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में एक मात्रिक कोष्टिका ये एक ये कितनी है? 1 2 3 4, और 4 इसके पीछे, ये देखिए 1 2 3 4। तो अब देखोगे, चलो अलग करके दिखा देता हूं, ये देखिए 4 और 4 ये मात्रिक कोष्टिका है। अब ये जो कोने वाला जो परमाणु है उसका इसमें योगदान कितना है? तो कोने वाला परमाणु समझाने के लिए मैंने ये बनाया है, कोने वाला परमाणु, ये परमाणु है, ये आप देखिए। तो इस परमाणु का इसमें कितना योगदान है?
आप इस चित्र के द्वारा समझ रहे हो, आप देख रहे हो ये जो परमाणु है, इस परमाणु का इसमें कितना योगदान है। देखिए ये परमाणु 1/4 यहाँ बट गया, 1/4 यहाँ, 1/4 यहाँ, 1/4 यहाँ, तो इसके कितने टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े हो गए। अब जब इसके साथ ये एक अन्य मात्रिक कोष्ठिका और जुड़ी हुई है, तो टोटल यहाँ पे कितनी मात्रिक कोष्ठिका जुड़ी हुई है, 1 2 3 4, 4 इसके पीछे, तो टोटल 8 जुड़ी हुई है। और उन 8 के बीच में ये जो परमाणु है वो जुड़ा हुआ है, ऐसे बीच में है वो एकदम। तो इसका योगदान फिर इस एक मात्रिक कोष्ठिका में कितना हुआ, 1/8 भाग हो गया। समझ में आ गया क्या? देखो मैं समझाता हूं। ये जो आपका परमाणु है, ये एक मात्रिक कोष्ठिका है, इसके ऊपर एक मात्रिक कोष्ठिका और है, फिर इधर भी एक और है, और एक इधर है। ये तो आपके सामने की तरफ है, आप जो देख पा रहे हैं उसके सामने की तरफ है। इस परमाणु के एक तो ये मूल है, एक इसके ऊपर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है। तो आप देखिए गोला है, तो गोला क्या हुआ, आधा कवर हो गया, आधा इधर आ गया, इधर आ गया, ऊपर आ गया, नीचे आ गया, पीछे आधा और रह गया, पीछे आधा और रह गया। तो इतना का इतना जो पीछे है वो 4 मात्रिक कोष्ठिका में और विभाजित हो गया। तो कितने हो गए, यहाँ पे जैसे देखिए ये जो गोला है 4 इनमें विभाजित हो गया, 4 इनमें विभाजित हो गया, तो एक गोला कितने विभाजित हो गया, 8 भागों में विभाजित हो गया। तो ये जो परमाणु है, इस परमाणु का इस मात्रिक कोष्ठिका में 1/8 भाग योगदान होता है। ये बात आपको अपने दिमाग में याद करनी है। समझ में आ गई बात? चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं काय केंद्रित की। तो काय केंद्रित में क्या होता है उसकी चलो और बात करते हैं। काय केंद्रित भाग की अगर बात करें इसी डायग्राम में, चलो बता देता हूं। काय केंद्रित कौन सा हो गया, ये ठीक बीच में, जो ठीक बीच में जो परमाणु है वो है काय केंद्रित परमाणु, ये काय केंद्रित। तो ये किसी में भी विभाजित नहीं है, इसी कोशिका के सेंटर में, इसे बॉडी सेंटर्ड कहते हैं, काय केंद्रित बॉडी सेंटर्ड। इस बॉडी में एक में ही है, तो इसका योगदान कितना होता है, 1 होता है। कोने वाले का योगदान 1/8 होता है। अब हमें फलक केंद्रित जो है उसके योगदान की बात करते हैं। ये जो फलक है, इसके केंद्र पर जो अगर कोई परमाणु है तो उसका इस मात्रिक कोष्ठिका बनने में कितना योगदान है। तो ये फलक केंद्रित है, देखिए यहाँ पे। तो इसका योगदान कितना है, इसका योगदान समझने के लिए हम इसके समझते हैं इसको। ये क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में 4 मात्रिक कोष्ठिकाएं, 1 2 3 4, ये देखिए अलग अलग कलर से मैंने दिखाई दिया। अब अगर इस फलक पर अगर ये परमाणु है, इस फलक पे, तो ये कितनी कोष्ठिकाओं में विभाजित है, 2 में, एक इधर है और एक इधर है, यानी ये फलक है। देखिए तो इस फलक में अगर यहाँ पे अगर कोई आपका परमाणु है तो आधा तो आगे है और आधा पीछे, यानी ये 2 कोष्ठिकाओं में विभाजित होता है। तो इसका योगदान कितना हो गया, फलक केंद्रित परमाणु का योगदान 1/2, काय केंद्रित का 1, और ये जो आपका है इसका है 1/8। तो आपके बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चल के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, उन न्यूमेरिकल के आधार पर आपको ये बातें और ज्यादा समझ में आ जाएगी। और कुछ सूत्र भी हम ज्ञात करेंगे, कुछ फॉर्मूले ज्ञात करेंगे, जिनके आधार पर आपको ये बातें जो है वो अच्छे से समझ में आ पाएंगी। यहाँ पे अपने पास एक न्यूमेरिकल है, यहाँ पे न्यूमेरिकल देखिए कि एक घनीय यौगिक में 2 तत्व ए और बी है। कोई भी यौगिक है, घनीय यौगिक है, उसके अंदर ए है, बी 2 तत्व है, और ए जो है वो घन के कोनों पर स्थित है, बी जो है वो घन के फलक के केंद्र पर स्थित है। तो उसका अणु सूत्र अपने को बताना है। पहले मैं चित्र बना के आपको बताता हूं
ये इस प्रकार से एक घनीय यौगिक है, ये घनीय यौगिक है। इस घनीय यौगिक में क्या है, ए तो यहां कोनों पर है, ये जो कोने हैं यहाँ पे ए परमाणु स्थित है, ये ए। समझ में आ गई बात। और ये जो आपका बी जो है वो क्या है, फलक के केंद्र पर स्थित है। तो फलक के केंद्र पर ये बी है आपका, ये 2 3 4, ये 5 और ये सामने वाले 6। तो अपने को सूत्र बताना है। तो इस यौगिक में ए अनुपात बी हम इस प्रकार से परमाणु को लिख देते हैं, ए अनुपात बी। ए के 8 परमाणु है, 8 परमाणु है कोने पर। ये जो कमरा है, जो रूम है, उसके कोने कितने होते हैं, कितने कोने होते हैं, 1 2 3 4 और 4 के नीचे 8 कोने होते हैं। तो 8 परमाणु 8 कोनों पर। एक परमाणु का योगदान मैंने कितना बताया, 1/8। तो 1/8 अनुपात बी। बी के टोटल कितने परमाणु हैं, फलक कितने होते हैं, ये क्या बता रहा है, फलक के केंद्र पर। तो फलक कितने होते हैं, किसी भी घन के फलक कितने होते हैं, 6। तो 6 फलक है। फलक केंद्रित परमाणु का योगदान कितना बताया था मैंने, कितना बताया, 2, 1/2। 2 साइड में, दरवाजा किधर खुलता है, आधा रूम के अंदर, आधा रूम के बाहर। तो 1/2 कितना आ गया, 1 अनुपात, ये इसे कैंसिल हो गया, तो 1 अनुपात 3। तो अणुसूत्र क्या है, A1B3, ये इसका अणुसूत्र आ गया। अब इसी क्वेश्चन में मैं चेंज करके आपको बताता हूं। मान लीजिए यहां पे जो आपका जो बी जो है वो घन के फलक के केंद्र पर नहीं है, घन के केंद्र पर है। तो घन के केंद्र पे है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, वापिस वैसे लिखता हूं, ए अनुपात बी। ए तो कोने पर है, 1/8 × 8। और केंद्र पे जो परमाणु होता है उसका योगदान कितना होता है, यहां पे इस पे बॉडी सेंट्राइड काय केंद्रित 1, और उसका योगदान भी 1 होता है। तो इसका हल क्या है, 1 अनुपात 1। तो उसका फॉर्मूला उस स्थिति में क्या फॉर्मूला हो जाएगा, A/B उसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में अगर हम बात करें, एक थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, इसी क्वेश्चन में कर देता हूं। मान लीजिए यहां पे जो ए है वो कोनों में भी है, कहां पे है, कोनों में भी है। और ए जो है वो ये ए, ये क्या है, घन के केंद्र पर भी है, कोनों के ऊपर भी है, घन के केंद्र पे भी है। और जो बी है वो है फलक के केंद्र पर, फलक केंद्रित। समझ में आया क्या बात, नहीं? थोड़ा मैं क्वेश्चन को समझाने के लिए डायग्राम बना देता हूं। क्वेश्चन क्या बता रहा हूं मैं आपको, क्या बता रहा हूं क्वेश्चन मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि एक घनीय यौगिक है, और ए जो परमाणु है वो कोने के ऊपर भी है और बॉडी सेंट्राइड भी है, कोनों के ऊपर है, यहां पे ये तो है ए। ठीक है। और बी जो है वो है काय केंद्रित, ये बी यहां है, बी। चार हो गए ना, चलो एक सामने वाली और एक
पीछे वाले 6 हो गए। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो पहले ए का योगदान देखते हैं, ए अनुपात बी। ए में एक तो है काय केंद्रित पूरा, इसका योगदान 1 होता है, प्लस 8 है कोनों पर, अनुपात बी। बी कितना है, फलक केंद्रित, फलक कितने होते हैं 6, और फलक केंद्रित परमाणु का योगदान होता है 1/2। समझ में आ गया ना। ये फलक के केंद्र पर जो परमाणु होता है, ये अगर आप यहाँ पे गोला लगाओगे तो आधा गोला इधर रहेगा और आधा गोला इधर रहेगा, तो इस गोले का योगदान क्या हो गया, इस साइड में कितना हो गया, इस मात्रक कोष्टिका में आधा और इधर वाली मात्रक कोष्टिका में आधा, तो यहाँ पे हो गया ये आधा, तो ये हो गया 1 + 1 और ये हो गया 3, तो 2:3। फॉर्मूला क्या बन गया इसका, इसका फॉर्मूला बन गया अपने पास A2B3। समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपको, देखिए। दो परमाणुओं से बने घनीय क्रिस्टल में ए परमाणु काय केंद्रित व फलक केंद्रित है, फलक केंद्रित है। परमाणु बी कोनों पर स्थित है, तो यौगिक का अणुसूत्र बताओ। समझ में आ गया क्वेश्चन। डायग्राम बना देता हूं मैं क्वेश्चन के लिए, तो ये डायग्राम मैंने बना दिया। ये डायग्राम बना दिया। कोनों पर बी परमाणु है, ये कोनों पर बी प्रकार का, ये बी प्रकार का परमाणु कोनों पर। एक आए फलक केंद्रित है और काय केंद्रित है, ये काय पर है और ये फलक पे है। 4, 5 और ये 6। और अणुसूत्र देखिए, अणुसूत्र के लिए वही तरीका, ए अनुपात बी। ए का योगदान कितना है, एक तो है 1 काय केंद्रित और बाकी 6 है आपके फलक केंद्रित। बी कितने कोनों पर लगे हुए, कोनों पर कितने होते हैं आप जानते हो, 8 परमाणु है। एक परमाणु का योगदान कितना बताया था, 1/8, तो कितना आ गया 1 और ये आ गया 3, ये कितना आ गया 1, तो क्या बन गया फॉर्मूला A4B1। ये अपना फॉर्मूला जो है इसका बन गया। तो इस प्रकार से हमें क्रिस्टलीय ठोसों पर आधारित न्यूमेरिकल कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में मैं इस प्रकार के बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा ताकि आप 12th क्लास में ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।